नागार्जुन एपिसोड 29 पहला चरण तक आयोजन में सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि आ चुके हैं। इसलिए अब बाकी आयोजनकर्ताओं ने नागेश्वर से और विलंब न करते हुए आधिकारिक तौर पर महापर्व समारोह की शुरुआत करने की घोषणा करने को कहा। लेकिन ठीक तभी एक और समूह के आगमन ने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर ली। पूरी सभा में उपस्थित सभी लोगों के अलावा तीनों दलों के प्रतिनिधि भी हैरान हैं कि समारोह में आधिकारिक रूप से जितने लोगों को उपस्थित होना चाहिए था वो सब आ चुके। तो फिर अब ये कौन आ रहा? तभी वहां एक आवाज गूंजने लगी। एक लंबे समय बाद फिर से सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। लगता है आज का उत्सव तो वास्तव में बहुत शानदार होने वाला है। ये कहते हुए वहां खनकती हुई हंसी की एक झनकार गूंज उठती है। जैसे ही उस युवती ने उस लबादे को अपने सिर से हटाया तो उसे देखते ही वहां मौजूद लोग एक बार फिर से चौंक उठते हैं। और इस बार नागार्जुन भी उन लोगों में शामिल। अनामिक ये यहाँ कैसे? जब नागार्जुन उस समारोह में अनामिका को देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है। वास्तव में उसे बिल्कुल भी ये आशा नहीं थी कि आज महापर्व के इस विशेष समारोह में अनामिका यहाँ इस तरह प्रकट हो जाए। पर उसे इस तरह अचानक वहां देखकर नागार्जुन को ये समझ में आ रहा है कि हो ना हो अनामिका यहाँ अवश्य ही उसके बारे में पता लगाने के लिए आई। लेकिन उस समारोह में कोई और भी है जिसे अनामिका के वहां आने पर सबसे अधिक आपत्ति हुई है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि काल भैरव दल का प्रमुख अम्बरीश। अनामिका को देखते ही वो तुरंत अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और गुस्से से तमतमाते हुए मंच से नीचे आकर उस पर भड़कते हुए बोला, अनामिका, क्या तुम्हें पता नहीं था कि इस समारोह में काल भैरव दल आने वाला है? फिर भी तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम यहाँ चली। लेकिन अम्बरीश की उस खुली धमकी से भी अनामिका के चेहरे पर चिंता की एक लकीर तक नहीं उभरी, बल्कि वो तो उसके गुस्से पर व्यंग्य करती हुई लापरवाही से मुस्कुरा कर बोली, ओह, तो काल भैरव दल के लोगों का इतना अधिकार कब से हो गया कि वो दूसरे सभी लोगों पर अपना नियंत्रण करने लगे? क्या अभी भी मुझे कहीं भी जाने या आने के लिए महान काल भैरव दल के महामहिम अम्बरीश की अनुमति लेनी पड़ेगी? अम्बरीश को इस तरह गुस्से में देखकर नागेश्वर बीच में उससे विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हुए बोला, श्रीमान अम्बरीश, कृपया शांत हो जाएं। इस समय सुश्री अनामिका भी यहाँ पर अतिथि हैं और उन्हें यहाँ काल दंड दल की प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। अम्बरीश ये नाम सुनते ही एकदम से चौंक गया और अविश्वास और क्रोध से मिले जुले भावों के साथ अनामिका को घूरने लगा। क्या काल दंड दल? ऐसा नहीं था कि ये नाम अम्बरीश पहली बार सुन रहा था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि काल दंड दल की अध्यक्ष अनामिका भी हो सकती है। लेकिन अम्बरीश के उस क्रोध को देखकर नागार्जुन के मन में कई सवाल उमड़ने लगते हैं और वो अपने निकट बैठे नामदेव से पूछता, नामदेव, ये काल भैरव दल का प्रमुख उस स्त्री के साथ इस प्रकार से क्यों विवाद कर रहा है? क्या इन दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? ये सुन नामदेव नागार्जुन को बताता है, वास्तव में ये दुश्मनी नहीं बल्कि एक पुराना संघर्ष है जो मुख्य रूप से अनामिका और काल भैरव दल के बीच में है। शायद आप अनामिका के बारे में अधिक नहीं जानते। अनामिका कोई सामान्य स्त्री नहीं है। एक समय था जब अनामिका का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। नामदेव की बात सुनकर नागार्जुन चौंक कर पूछता, प्रसिद्ध? परंतु किस बात के लिए? अब तक नागार्जुन अनामिका के बारे में इतना तो जानता ही था कि उसका व्यक्तित्व रहस्यमय है, परंतु उसे ये नहीं पता था कि एक छोटे से राज्य के व्यापार सदन की अध्यक्ष की प्रसिद्धि इतनी दूर दूर तक फैली हुई हो सकती है। तभी नामदेव आगे नागार्जुन को बताता है,
अनामिका आरंभ से ही एक रहस्यमयी व्यक्तित्व की स्त्री रही है। उसके बारे में कोई बहुत अधिक नहीं जानता, यहाँ तक कि काल भैरव दल के लोग भी नहीं। बस कुछ गिने चुने लोग ही अनामिका के विषय में जानते हैं, पर जो भी उसके विषय में जानता है वो इस बारे में बात तक करना नहीं चाहता। मुझे भी बस इतना ही पता है कि जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब अनामिका 16 वर्ष की कन्या थी और काल भैरव दल की अनुयायी थी। काल भैरव दल सुदूर पूर्व में महान शत्रुपा पर्वत पर सदियों से रहता चला आ रहा है। इस दल के कई महान सन्यासी इसी रहस्यमयी और विलक्षण पर्वत पर अपनी साधना करते आए हैं और इस दल के बारे में विशेष रूप से ये प्रसिद्ध है कि इसके नियम बाकी दलों की तुलना में सबसे कठिन है। फिर भी इस दल के किसी भी सन्यासी ने अपने पूरे प्रशिक्षण के समय काल में आज तक कभी कोई नियम नहीं तोड़ा सिवाय एक के। नागार्जुन वो कहानी सुनते हुए बीच में ही बोल पड़ा और वो एक थी काल भैरव दल की शिष्या अनामिका। क्यों है ना? इस पर नामदेव हाँ में सिर हिलाकर कहता है, बिल्कुल सही। अनामिका पूरे काल भैरव दल में सबसे योग्य शिष्या थी और इसीलिए सभी उससे बहुत प्रभावित भी थे। परंतु उससे एक बड़ी भूल हो गई, उसने किसी से प्रेम कर लिया। बस एक यही नियम तोड़ दिया उसने। उसे आरंभ में ही इस बात को अच्छी तरह समझा दिया गया था कि पूरे प्रशिक्षण के दौरान न तो कोई भी किसी से प्रेम कर सकता है और न ही विवाह। परंतु अनामिका इस नियम के विरुद्ध चली गई और इसीलिए उसे काल भैरव दल से तत्काल निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद एक लंबे समय तक किसी ने भी उसे नहीं देखा, परंतु बीते कुछ ही वर्षों में उसने पड़ोसी राज्य में अलकापुरी नामक व्यापार सदन स्थापित किया है। फिर वो उसकी अध्यक्ष बन गई और एक सामान्य जीवन बिताने लगी। लेकिन अनामिका और काल भैरव दल के बीच मतभेद दोबारा फिर कभी सामान्य नहीं हो पाए। बस फिलहाल इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं पता। ये कहकर नामदेव ने अपनी बात वहीं समाप्त कर दी। नामदेव की बात सुनकर नागार्जुन सोच में पड़ जाता है कि उसने अनामिका के बारे में जितना सोचा था वो उससे भी अधिक रहस्यमयी लग रही है। इस समय नागार्जुन के मन में अनामिका के लिए कई प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने का शायद अभी सही समय नहीं आया है। काल भैरव दल और काल दंड दल दोनों में ही बहुत अधिक अंतर था, लेकिन फिर भी नागेश्वर के लिए दोनों का महत्व एक समान था और वो उन दोनों दलों के प्रतिनिधियों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए वो पूरी विनम्रता के साथ कहता है, श्रीमान अम्बरीश, कृपया शांत हो जाएं। आप अपने व्यक्तिगत मतभेद बाद में सुलझा सकते हैं, परंतु आज इस समारोह में आए सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ अनामिका भी काल दंड दल की प्रतिनिधि होने के नाते हमारी अतिथि हैं। अम्बरीश अनामिका के चेहरे पर वो आत्मविश्वास बिल्कुल साफ देख पा रहा है जो उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था और इस समय वो इस बात को भी अच्छी तरह समझ रहा था कि वो तर्क में अनामिका से जीत नहीं सकता। फिर गुस्से से अपने दांत पीसकर अम्बरीश वापस अपने स्थान पर बैठ गया और वहीं अनामिका भी नागेश्वर के कहने पर अपने स्थान पर जाकर बैठ जाती है। ये समारोह नागेश्वर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इसीलिए वो ये नहीं चाहता कि आज के मौके पर किसी तरह की कोई समस्या या पुरानी दुश्मनी उठ खड़ी है। और वहीं दूसरी तरफ अनामिका के यहाँ आने का भी एक महत्वपूर्ण कारण है। वो ये तो पहले से जानती है कि उसके व्यापार सदन में आने वाला वो अजनबी युवक अनंत नगर कबीले से ही है, लेकिन वो उस अजनबी का नाम और पता तक नहीं जानती। इसलिए वो सिर्फ उस अजनबी को अलकापुरी के साथ व्यापारिक संबंध के लिए नहीं बल्कि उसे व्यक्तिगत तौर पर भी जानना चाहती है और यही उसके यहाँ आने का एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरी तरफ नागेश और उसका बेटा अंशुमान एक साथ बैठे हुए हैं। अंशुमान की आंखों में उत्साह भरा हुआ है और वो उत्तेजित होकर अपने पिता से कहता है,
आज तो यहाँ मेरी आशा से भी कहीं अधिक लोग इकट्ठा हैं। सबके सामने स्वयं की योग्यता को सिद्ध करने का इससे बेहतर अवसर शायद दूसरा नहीं मिलेगा। नागेश भी अंशुमान से सहमत होकर अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाकर मुस्कुराते हुए कहता, निश्चित रूप से आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है अंशुमान। चाहे भले ही यहाँ कई प्रतिभागी इकट्ठा हुए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्रदर्शन उन सभी में सबसे उच्च स्तरीय है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ दल द्वारा ही चुना जाएगा। उस महानुष्ठान में केवल नागेश और अंशुमान ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य से सभी कबीलों के प्रतिभागी भी जी तोड़ मेहनत करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं, ताकि उन्हें भी किसी विशेष दल में चुना जा सके और वो भी भविष्य के महायोद्धा बन सकें। अंत में नागेश्वर अपने स्थान पर खड़ा होकर घोषणा करता है, जितने भी प्रतिभागी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस विशेष अनुष्ठान में उनके भाग लेने के लिए और किसी भी बड़े दल द्वारा चुने जाने के लिए वयस्क होना अनिवार्य है। यानी कि कम से कम 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। और ये बात आप सभी पहले से ही जानते हैं कि अपने आप को योग्य सिद्ध करने के लिए आपको कठोर परीक्षा और मूल्यांकन से गुजरना होगा, और जो भी प्रतिभागी इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकेगा वो अपने कबीले के योद्धा की पदवी से हटा दिया जाएगा। फिर उसे अगले वर्ष ही किसी दल में चुने जाने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करके महायोद्धा बनने का अवसर मिल पाएगा। इतना कहकर नागेश्वर एक तरफ रखे हुए विशाल शिलाखंडों की ओर संकेत करते हुए कहता है, यहाँ 200 सेर भार वाले शिलाखंडों से लेकर अधिकतम 1000 सेर भार वाले शिलाखंड रखे हुए हैं, और उनका भार भी उन्हीं शिलाखंडों पर ही लिखा हुआ है। और अब मैं पहले चरण के नियम में आप सभी को ये समझा देना चाहता हूँ कि इस पहले चरण में प्रत्येक प्रतिभागी के बाहुबल की परीक्षा होगी, जिसको उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को न्यूनतम 200 सेर का शिलाखंड 3 क्षणों तक अपनी भुजाओं द्वारा उठाए रखना होगा। उसके बाद ही वो अगले चरण में प्रवेश कर सके। नागेश्वर की बात सुनकर वहां एकदम सन्नाटा छा जाता है। तभी नागेश्वर सामने उपस्थित सभी प्रतिभागियों की ओर देखते हुए आगे कहता है, यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो भी प्रतिभागी जितने अधिक भार वाले शिलाखंडों को उठाएगा उसे उतने ही अधिक अंक प्रदान किए जाएंगे, परंतु यदि कोई ऐसा करने में असफल होता है तो उसे वापस जाना होगा। शिलाखंडों का भार उन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसलिए मैं सबको यही सुझाव देना चाहूंगा कि शिलाखंडों का चयन सोच समझकर ही करें, अन्यथा एक बार चयन करने पर बाद में वो पीछे नहीं हट सकेंगे। ये नियम अतुलनीय रूप से कठोर हैं और उनके परिणाम अमानवीय। सभी प्रतिभागियों ने आज के इस विशेष अवसर पर कम से कम किसी एक दल में चुने जाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया था। कोई भी उस प्रतियोगिता से किसी भी हाल में बाहर नहीं होना चाहता था, इसीलिए हर कोई अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन ही करना चाहता। तभी नागेश्वर की घोषणा सुनकर अंशुमान कटाक्ष भरे भाव से मुस्कुराते हुए धीरे से कहता, इस वर्ष की प्रतियोगिता के नियम कुछ ज्यादा ही सरल बनाए गए हैं। 3 वर्ष पहले अगर कोई 400 सेर भारी शिलाखंड को नहीं उठा पाता था तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता था, पर अब तो ये भार घटाकर सिर्फ 200 सेर ही कर दिया गया है। यदि मैं उन दलों का नायक होता तो सारे नियम अपने अनुसार बनाता, फिर वो दल बाकी सभी दलों में सर्वश्रेष्ठ होता। अंशुमान के ये कहने पर उसके कबीले के कुछ सेवक आगे बढ़कर उसकी चापलूसी करते हुए कहते हैं, आपको किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है श्रीमान, बस केवल नागदत्त से आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं जो आपको हरा सके, यहाँ तक कि आद्विक भी नहीं। अंशुमान अभी सेवकों से अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से फूला नहीं समा रहा होता।
कि तभी उनमें से एक चापलूस सेवक अपनी खीसे निपोरता हुआ अंशुमान से पूछता है, तो फिर श्रीमान, आज आप कितने सेर भारी शिलाखंड उठाने वाले हैं? मेरे विचार से यदि आप कम से कम 400 सेर भारी शिलाखंड उठाएंगे तो स्वतः ही प्रतियोगिता जीतने के बिल्कुल निकट पहुंच जाएंगे। उस सेवक के आग्रह को सुनकर अंशुमान उसे हीन दृष्टि से देखकर गर्व से कहता है, बस 400 सेर, ये तो कुछ भी नहीं। मुझे अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास है। मैं कम से कम 500 सेर भी सरलता से उठा सकता हूँ। तभी किसी ने कहा, वाह, लेकिन किसी को तो पता होना चाहिए कि पिछले साल सबसे मजबूत प्रतिभागी ने केवल 700 सेर को उठाया था। तभी दूसरा सेवक भी उसका समर्थन करते हुए बीच में ही कहता है, हाँ, बिल्कुल, पिछले वर्ष श्रीमान अंशुमान सबसे सशक्त प्रतिभागियों में से एक बनकर उभरे थे। अगर ये नागदत्त नहीं होता तो श्रीमान अंशुमान ही निश्चित रूप से उस वर्ष के विजेता होते। कुछ ही देर बाद नागेश्वर ने मंच पर खड़े होकर घोषणा की, तो अब वासुकी नगर कबीले से आरंभ किया जा रहा है। उसके बाद तक्षक नगर कबीला, फिर अंतक नगर कबीला और सबसे अंत में अनंत नगर कबीला। ये कहकर नागेश्वर एक बार नागार्जुन की तरफ देखता है, क्योंकि वो जानता है कि अनंत नगर कबीला बाकी कबीलों में सबसे कमजोर है, इसलिए उसके प्रदर्शन को सबसे अंत में रखा गया है। राजकुमारी नंदिनी और अनामिका दोनों ही सामने उपस्थित योद्धाओं की तरफ देखती हैं, लेकिन उनकी नजरें जैसे किसी विशेष व्यक्ति को ही ढूंढ रही हैं। पर शायद वो दोनों ही ये बात नहीं जानती कि जिस व्यक्ति की उन दोनों को खोज है, वास्तव में वो एक ही व्यक्ति है। वहीं नागेश्वर आगे घोषणा करता है, और अब आज के समारोह में सभी योद्धाओं का प्रदर्शन आरंभ किया जाता है, इसलिए मैं वासुकी नगर कबीले को सामने आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नागेश्वर के ये कहते ही पश्चिम दिशा के वासुकी नगर कबीले के मुख्य योद्धा सामने आ गए और उन कई सौ सेर भारी शिलाखंडों को अपनी भुजाओं से उठाकर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने लगे। प्रत्येक प्रांत के युवा सेवक पहले ऊपर जाने के योग्य थे। जब तक उनके पास पर्याप्त ताकत थी, तब तक वे खुद को दिखा सकते थे और परिवार में एक उच्च स्थान प्राप्त कर अपना भाग्य बदल सकते थे। हालांकि इन सेवकों के पास सीमित संसाधन है। उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो, उनके लिए उच्च स्तर की ताकत हासिल करना कठिन ही होगा, इसलिए उनकी उपलब्धियां भी सीमित ही थीं। वासुकी नगर कबीले का पहला योद्धा महेश, जो कि उस कबीले का बस एक सामान्य सा रक्षक ही था, वो आगे बढ़कर उन कई शिलाखंडों के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर वो एक शिलाखंड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो सबसे छोटा शिलाखंड है, जिसका भार लगभग 200 सेर है। फिर वो अपने हाथों से धकेलकर तेज आवाज से चिंगाड़ते हुए उस शिलाखंड को उठाने में अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है।